Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and in today's session I will discuss with you the current legal GK from 16th November 2023 to 30th November 2023. So in this session I will discuss with you the important news from your examination point of view in the legal section. So now we come to the first news, introductions and the purpose. So basically राज्य सभा में द एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये क्या है कि इससे पहले हमारे देश में अभी है एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 1961, ठीक है। अब ये जो बिल है ये इस एक्ट को रिप्लेस करेगा। बिल के मेन फीचर्स क्या हैं? तो बेसिकली इस बिल में जो टॉर्ट से संबंधित प्रोविजंस हैं उनमें अमेंडमेंट किया गया। अब हो सकता है ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो। टाउट्स कौन होते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? A tout is someone who proposes to procure the employment of legal practitioners for payment. तो इसको अगर हम लेमैन की भाषा में समझें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो एडवोकेट्स को काम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है और वो लोगों से उसका कॉन्ट्रैक्ट है और लोगों से वकालत से संबंधित जो भी काम होता है वो काम वो एडवोकेट्स को प्रोवाइड कराता है, या ऐसे पर्सन को जिनको वकीलों की आवश्यकता होती है ऐसे पर्सन को वो रेफर करता है एडवोकेट्स को। फिर उसके कंसिडरेशन में एडवोकेट से कुछ पैसे ले लेता है, ठीक है। तो मींस फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन किसी एडवोकेट को कोई केस दिलाता है और एडवोकेट से कुछ 5,000, 10,000, 20,000 जो भी अमाउंट उन दोनों के बीच में होता होगा वो पैसे ले लेता है, तो ऐसे पर्सन को हम टाउट्स बोलते हैं। और ऐसा जो है इट इज कंसीडर्ड अगेंस्ट द लीगल प्रोफेशन, क्योंकि देखिए लीगल प्रोफेशन जो है वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, तो उसमें इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसने इसी बात पर ध्यान दिया और इससे संबंधित प्रोविजंस में अमेंडमेंट किया। अब ऑथोरिटी टू फ्रेम लिस्ट, तो इन ऑथोरिटीज के पास ये लिस्ट है कि किसी पर्सन का नाम उस लिस्ट में डाल सकते हैं एज ए टाउट। सो ये ऑथोरिटी किसके पास है? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर, इन सब के पास ये ऑथोरिटी है कि किसी पर्सन का नाम टाउट की लिस्ट में डाल सकते हैं और वो लिस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। नाउ कोर्ट के पास ये राइट है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कोई पर्सन टाउट है या वो इस तरह का काम करता है तो उसको कोर्ट से बाहर, कोर्ट प्रीमाइसेस से बाहर किया जा सकता है। नाउ फिर ये लिस्ट जो है प्रिपरेशन फॉर लिस्ट, तो यहाँ पर जो ये लिस्ट ये ऑथोरिटी लिस्ट बनाएगी और ये ऑथोरिटी लिस्ट बना के नीचे वाली ऑथोरिटी को मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे देगी और वो उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या कोई पर्सन सच में टाउट्स का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ टाउट रिक्वायर प्रूफ एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। तो बेसिकली अब ये जो ऑथोरिटी है कहीं ये आर्बिट्ररी ना हो जाए और अपनी पावर का मिसयूज ना कर लें, इसलिए अगर ये किसी पर्सन को एज ए टाउट की लिस्ट में डालना चाहते हैं तो उनके पास उस पर्सन के अगेंस्ट कुछ प्रूफ होने चाहिए। साथ ही साथ जिस पर्सन का नाम एज ए टाउट डाला जाएगा उसके पास ये राइट होगा कि वो ये डिफेंस दे सकता है कि वो इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है। तो दोनों का एक बैलेंस है। अब इसमें हम देखते हैं कि पेनल्टी क्या है। पेनल्टी इसमें यह है कि ऐसा पर्सन अगर कोई पर्सन टाउट्स का काम करता है तो उसको 3 महीने की सजा हो सकती है और उसको 500 रुपए का फाइन लग सकता है उस पर, या ये दोनों हो सकते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, पावर ऑफ गवर्नर टू विड्रॉ असेंट टू द बिल। तो बेसिकली ये तमिलनाडु, केरला और पंजाब में इस तरह की प्रॉब्लम्स आई कि जब कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास करती थी तो वो बिल गवर्नर के पास जाता है आर्टिकल 200 के अनुसार, और गवर्नर जो है हमारे
वो उस बिल पर साइन नहीं करते थे और इंडेफिनिट पीरियड के लिए उसको अपने पास विदहोल्ड करके रख लेते थे। जब अब यहाँ पर तमिलनाडु में भी इस तरह का हुआ, बहुत सारे बिल्स जो है वो तमिलनाडु गवर्नर के पास भेजे सरकार उसने लेजिस्लेचर ने, लेकिन उन्होंने इंडेफिनिट पीरियड के लिए मींस 2-3 साल से वो बिल उनके पास ही अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए, जब कोई बिल कोर्ट के उसके पास जाता है गवर्नर के आर्टिकल 200 में, तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है? गवर्नर के पास 3 ऑप्शन ऑनरेबल कोर्ट ने बताए। पहला ऑप्शन बताया ऑप्शंस विद द गवर्नर। पहला ऑप्शन है असेंट टू बिल, तो यानी कि जब उनके पास कोई बिल जाएगा तो वो उस पर अपनी कंसेंट दे सकते हैं। असेंट का मतलब कंसेंट। दूसरा है विद होल्ड असेंट, यानी कि उस पर असेंट रोक सकते हैं। और तीसरा है रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के बिल को लिए प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं। ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 201 में दिया गया है, ठीक है। अब अगर उन्होंने बिल पर असेंट दे दी तो वो बिल कानून बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था, लेकिन अगर उन्होंने विदहेल्ड किया असेंट को तो टाइम क्या है? व्हाट इज द टाइम? कितने समय तक कोई गवर्नर किसी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं या उस पर बिल पर अपनी असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं? इसके रिगार्डिंग कोई भी टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई बिल किसी गवर्नर के पास जाएगा तो उनको विद इन रीजनेबल टाइम उस पर साइन करने हैं या फिर उसको वापस भेजना है स्टेट लेजिस्लेचर के पास विद सम रिकमेंडेशंस और विदाउट सम रिकमेंडेशंस, ठीक है। अब अगर वो कोई रिकमेंडेशन देकर उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर उनकी रिकमेंडेशन को मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का डिस्क्रिप्शन है कि वो उनकी उस बात को माने या नहीं माने। अब अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उनकी रिकमेंडेशन को मान के उसमें अमेंडमेंट किए और फिर दोबारा से वो बिल गवर्नर के पास भेजा तो गवर्नर बाउंड होंगे साइन करने के लिए। सिमिलरली अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उनकी रिकमेंडेशन को नहीं माना और तब भी वो बिल गवर्नर के पास भेज दिया, तब भी गवर्नर बाउंड होंगे उस बिल पर साइन करने के लिए। थर्ड पॉइंट ये है कि क्या दोबारा से गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं? तो आंसर इज नो। मींस अगर कोई बिल एक बार गवर्नर ने वापस कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर को और फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा से उसको एनेक्ट करके इधर विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट वापस भेजा गवर्नर के पास, तो ना तो गवर्नर उस पर अपनी कंसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं और ना ही ऐसे बिल को वो प्रेसिडेंट के लिए भेज सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। Now we come to next news. There is a gap in the implementation of law relating to the prevention of sexual harassment at workplace, ठीक है। तो यहाँ पर एक केस आया था, केस का नाम था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या हुआ इस केस में? इस केस में एक फीमेल थी, उनका गैंगरेप किया गया और वो आंगनवाड़ी का काम करती थी। आंगनवाड़ी के काम के बाद उनका ट्रांसफर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हुआ। तो जब वो अपने उस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, मतलब अपनी ड्यूटी कर रही थी, तो वहां पर्टिकुलर एक किसी गांव में कुछ गांव के लोग उस माइनर उनके घर की एक माइनर बच्ची थी, उसकी शादी कराना चाहते थे। जब उसको इस बात का पता चला तो उसने इस बात पर ऑब्जेक्शन रेज किया, ठीक है, और उस बच्ची की शादी को रुकवा दिया गया। बाद में उन गांव के लोगों को पता चला कि जो शादी है वो इस लड़की की वजह से यानी कि इस फीमेल की वजह से रुकी, तो उन्होंने उसके हस्बैंड को मार दिया और उसका गैंगरेप किया और बाद में वो लोग कोर्ट से भी छूट गए, ठीक है। अब ये विशाखा एक एनजीओ है। इस विशाखा एनजीओ ने
सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, मीन्स कि अगर किसी फीमेल का उसके वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसके फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 14 में, 19 में और 21 में दिए गए हैं वो वायलेट होते हैं। और ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर किसी फीमेल के साथ उसके वर्क प्लेस पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसके ये 3 फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 में दिए गए हैं वो वायलेट होते हैं। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी जिनको हम बोलते हैं विशाखा गाइडलाइंस। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी एस्टैब्लिशमेंट हैं जहां पर मिनिमम 10 लोग किसी कंपनी में किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं वहां उनके लिए ये मैंडेटरी था कि वो इन गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। अब उस पर गाइडलाइन ये बहुत दिन तक चलती रही और 2013 में ये केस है अराउंड 1997 के आसपास का, और फिर 2013 में इस पर एक कानून बना, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, इस एक्ट को हम पोश एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इस एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक जो स्टेट है वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में और जो कि सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट को देखेंगे। लेकिन ये कानून तो बन गया लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की को अपॉइंट ही नहीं किया गया। ठीक है, अब जब कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही अपॉइंट नहीं हुआ तो ऐसे प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस हैं जहां पर फीमेल का वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है लेकिन उसके पास ना तो इतनी अवेयरनेस है और ना ही इतनी लीगल नॉलेज है, ना ही उसके पास कोई सपोर्ट मैकेनिज्म है ताकि वो अपनी कंप्लेंट को या अपनी आवाज को उठा सके। इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी करी है और उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये लॉ तो हमने बना दिया है लेकिन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इसलिए जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हमने लॉ बनाया या गाइडलाइन दी उनका पर्पज ही पूरा नहीं हो पा रहा है। अब हम आगे देखते हैं, तो इसका जो एक्ट का सेक्शन 5 और सेक्शन 6 है वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू एस्टैब्लिश लोकल कंप्लेंट कमेटी ये बनाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा वो लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा और फॉर वुमेन इन स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट केसेस वेयर द एम्प्लॉयर इज द परपिट्रेटर, यानी कि एक लोकल स्मॉल कमेटी, लोकल कंप्लेंट कमेटी बनेगी, वो फीमेल के साथ होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट को उस पर नजर रखेगी या उनकी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगी। अब यहाँ पर दो तरह से हो सकता है, या तो कोई आउटसाइडर कर रहा है या कोई एम्प्लॉय कर रहा है सेक्सुअल हरासमेंट, या खुद जो ऑनर है ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट वो ही कर रहा है, तो सबके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग नोडल ऑफिसर्स इन रूरल, ट्राइबल एंड अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर किसकी ड्यूटी है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो अपने फर्दर नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर अभी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ही अपॉइंट नहीं किया गया है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया गया है तो ना ही वहां पर फिर लोकल कंप्लेंट कमेटी बनी है और ना ही और नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है कि जो फीमेल्स हैं उनकी जो राइट हैं वो with respect to the sexual harassments are still being violated. So this is the concern of Honorable Supreme Court. ये हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे स्टेट्स ने अभी तक ये नहीं बनाया है, तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसएग्रीमेंट शो किया है। So dear students, that's all for today. I will come again with the next such current legal GK topics. ठीक है? Till then, thank you very much. Goodbye.